जनरली अगर आप ट्रेंड देखें और कब आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं, जो भी नंबर 1 फंड होता है या नंबर 2 फंड्स होता है, वो ज़रूरी नहीं अगले 1 साल में नंबर 1 या नंबर 2 पे ही रहे रैंकिंग वाइज। वो नीचे स्लाइड होता रहता है या वो बहुत ही नीचे स्लाइड हो जाता है या वो समवेयर इन द मिडिल रहता है। सो पास्ट परफॉर्मेंस देख के तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट मत करिए। Hello everyone, welcome back to another episode of School of Thoughts। आज हम बात करेंगे कि आप एक म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। और ये एडवाइस नहीं है, ये जनरली मैं फॉलो करता हूँ, राइट। तो आपका मेथड से डिफरेंट हो सकता है, डेटा इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप उस डेटा को डिसाइफर कैसे करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एक फंड मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फंड मैनेजर आपकी डेली बाइंग सेलिंग, नॉट डेली, मंथली भी हो सकता है, बट बाइंग सेलिंग ऑफ स्टॉक्स का डिसीजन ले रहा है कि उसको कौन से स्टॉक्स रखने हैं, कितने परसेंटेज में रखने हैं, कब उस स्टॉक में प्रॉफिट या लॉस बुक करना है और एग्जिट करना है। सो फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, कौन कौन से फंड उसने मैनेज करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। देन म्यूचुअल फंड में देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल फैक्टर्स, अल्फा देख सकते हैं, बीटा देख सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन देखना ज़रूरी है, सॉर्टिनो रेशो देखना ज़रूरी है, शार्प रेशो, ट्रेनर रेशो, इंफॉर्मेशन रेशो। ऑल दीज रेशोज एंड एनालिसिस हैव टू बी डन बिफोर यू शॉर्टलिस्ट एनी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड। वैल्यूएशन क्या होती है स्टॉक की? कई बारी लोग कहते हैं कि ये स्टॉक, जैसे एमआरएफ का स्टॉक या फिर कामा होल्डिंग्स का स्टॉक बहुत महंगा है, तो ये बहुत महंगा स्टॉक है। वैल्यूएशन महंगे और सस्ते को नहीं, वैल्यू को देखती है कि वैल्यू उसकी अर्निंग्स के हिसाब से वो महंगा है कि सस्ता है। एक स्टॉक 50 रुपये का भी होके महंगा हो सकता है, एक स्टॉक 10,000 का भी होके सस्ता हो सकता है, राइट। प्राइस टू अर्निंग क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग मीन्स 1 रुपये की अर्निंग के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए 1 रुपये की अर्निंग के लिए आप कितने टाइम्स मल्टीपल्स देने को तैयार है, कितना उसका भाव देने को तैयार है, कितना आप उसका प्राइस देने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है एक बैंक का जो स्टॉक है वो आप 10 रुपये पे खरीदने के लिए तैयार है, प्राइस उसका 10 रुपये पे खरीदने के लिए तैयार है हर 1 रुपये की अर्निंग के लिए। कई में आप 1 रुपये की अर्निंग के लिए 100 रुपये तक देने के लिए तैयार है। एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। HDFC बैंक हमेशा ओवर वैल्यूड रहेगा। क्यों? क्योंकि HDFC का ब्रांड नेम है, HDFC बैंक is a very good brand, is a large cap company, it's the largest private bank and is the second largest bank in India, right? So it will always have a premium. So आपको उसकी वैल्यूएशन, उसकी प्राइस हमेशा ज़्यादा रहेगी। So आप उसके लिए एक प्रीमियम हमेशा देना चाहेंगे, जबकि probably आप किसी और बैंक के लिए ना देना चाहें। So प्राइस टू अर्निंग मेनली आपको बताता है कि आप कितना प्रीमियम देना चाहते हैं 1 रुपये की अर्निंग के लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक की। अब जनरली अगर 1 रुपये की अर्निंग से प्राइस पर स्टॉक कम है उसकी अर्निंग से, दैट मीन्स कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, स्टॉक सस्ता मिल रहा है जितनी उसकी अर्निंग है। सो ऊपर प्राइस है न्यूमरेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में अर्निंग है। अर्निंग अगर 1 रुपया है, प्राइस भी 1 रुपया है, दैट मीन्स कि आप जितनी अर्निंग्स है उतना ही प्राइस देने को तैयार है उस स्टॉक के लिए। अगर प्राइस 1 रुपये से कम है, दैट मीन्स कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, सस्ता मिल रहा है, जितनी अर्निंग्स है उसके हिसाब से उसकी प्राइस नहीं है, तो ये सस्ता है अभी। और वहीं अगर 1 रुपये से ऊपर है न्यूमरेटर, जो प्राइस है उसका, तो आप उसका प्राइस टू अर्निंग, मतलब अर्निंग 1 रुपया है डिनोमिनेटर और प्राइस 1 से ज़्यादा है, दैट मीन्स जितनी अर्निंग्स है वो स्टॉक का प्राइस 1 रुपये की अर्निंग से ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब महंगा है स्टॉक, राइट। सो ये प्राइस टू अर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है। अब इस प्राइस टू अर्निंग को आप सिर्फ सैचुरेशन में नहीं ले सकते और ये नहीं बोल सकते कि महंगा है या सस्ता है। आपको इंडस्ट्री देखना ज़रूरी है, आपको दूसरे फैक्टर्स देखना ज़रूरी है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू लुक एट, राइट। सो दिस वाज जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि प्राइस टू अर्निंग होता क्या है। म्यूचुअल फंड्स में एक फैक्टर होता है कॉल्ड अल्फा। अल्फा का मतलब क्या होता है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अभी हमने एक लार्ज कैप फंड मान लो चूज़ किया। लार्ज कैप फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी और सेंसेक्स होगा, ठीक है।
एक साल में निफ्टी और सेंसेक्स ने मान लीजिए 10% का रिटर्न दिया और इस लार्ज कैप फंड ने 12% का रिटर्न दिया, तो इस फंड का जो अल्फा हुआ वो +2% हुआ। दैट मीन्स फंड मैनेजर ने जो उसको मैनेज कर रहा है उसने कुछ अपना एक्यूमेंट लगा के बाइंग सेलिंग करके आपको 2% ओवर एंड अबव द मार्केट दिया है। और ये अल्फा और जो भी रिटर्न्स होते हैं म्यूचुअल फंड में वो नेट ऑफ एक्सपेंस रेशो होते हैं हमेशा, तो एक्सपेंस काटने के बाद जो रिटर्न्स बचते हैं वही पब्लिश होते हैं। मान लीजिए 10% का रिटर्न था सेंसेक्स और निफ्टी का, और लार्ज कैप फंड ने 8% का रिटर्न दिया। दैट मीन्स कि जो फंड मैनेजर है उस फंड का, उसने आपको 2% कम रिटर्न दिया देन इवन द मार्केट्स। दैट मीन्स कि उस फंड में इन्वेस्ट करने का आपको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जनरली जब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं आप ये एक्सपेक्टेशन से करते हैं कि जितना मार्केट रिटर्न देगी उसके ओवर एंड अबव जो भी फंड मैनेजर अपने एक्यूमेंट से रिटर्न कमा पाएगा आपको वो अल्फा ऊपर मिले। सो ये डेफिनेशन होती है अल्फा की। अभी हमें अल्फा सिर्फ एक फंड के बेंचमार्क से ही कंपेयर करना है। सो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं निफ्टी ने 10% का रिटर्न दिया, निफ्टी सेंसेक्स ने, निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 15% का रिटर्न दिया, ठीक है, और एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने 12% का रिटर्न दिया। तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स से ही कंपेयर करेंगे, तो अल्फा आपका हुआ 2% का, ना कि -3%, जो कि अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 से कंपेयर करें जिसका 15% का रिटर्न था और फंड का रिटर्न 12% था, तो वो कंपैरिजन ठीक नहीं है। तो जब भी आप कंपेयर करें अल्फा का, अल्फा इज ऑलवेज कंपेयर टू द बेंचमार्क। द हायर द अल्फा ऑन योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट द बेटर इट इज। दैट मीन्स कि आपका फंड मैनेजर एक अच्छा जॉब कर रहा है आपको एक अल्फा दे के मार्केट्स के ऊपर अगर आपको मान लीजिए 8% का अल्फा मिलता है, 10% का अल्फा मिलता है, जो कि कुछ स्मॉल कैप फंड्स में मिलता है, तो दैट मीन्स कि आप बेंचमार्क से उतना ज़्यादा कमा रहे हैं, राइट? सो मोर द अल्फा, द हायर द अल्फा, द बेटर इज फॉर योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। एक और टेक्निकल फैक्टर के बारे में बात करते हैं जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, हमें ये क्यों देखना चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है? सो स्टैंडर्ड और डेविएशन, व्हाट डज इट मीन, राइट? जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रॉम योर मीन रिटर्न्स, राइट? सो फॉर एग्जांपल एक फंड का मीन रिटर्न मान लीजिए 10% है और स्टैंडर्ड डेविएशन है मान लीजिए 2%। दैट मीन्स ये फंड ±2% जा सकता है। वहीं अगर एक मीन रिटर्न मान लीजिए 10% है और स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए 20%, दैट मीन्स ये 10 से 30 भी जा सकता है और ये 10 से -10 भी जा सकता है। दैट इज द डेविएशन। सो किसी भी म्यूचुअल फंड में उस पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी कम हो उतनी अच्छी है। दैट मीन्स कि वोलेटिलिटी उस फंड में कम है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। तो जनरली आप देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो लार्ज कैप फंड्स की थोड़ी सी कम रहती है बिकॉज वो थोड़े से कम वोलेटाइल होते हैं, और स्मॉल कैप फंड्स की वो ज़्यादा रहती है बिकॉज वो ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, राइट? सो स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी कम हो बेटर है। बट अगेन ये जो सारे फैक्टर्स हैं अल्फा, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वगैरह, ये आपको एक एसेट क्लास से ही कंपेयर कर सकते हैं। तो एक लार्ज कैप फंड को दूसरे लार्ज कैप फंड से ही कंपेयर कर सकते हैं, और इन सब फैक्टर्स को आपको साथ में लेके एनालाइज करना पड़ेगा, नॉट इन यू हैव नॉट इन आइसोलेशन, राइट? सो एक स्मॉल कैप फंड में हो सकता है स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा हो, बट मेरा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है एज एन इन्वेस्टर, मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, आई एम फाइन विद टेकिंग दैट रिस्क, सो इट्स फाइन, राइट? सो स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स यू कि मीन रिटर्न से कितना डेविएट मारता है रिटर्न, द लेसर इट इज the better it is. Certain ratios which are very important, especially when you are selecting a mutual fund. These ratios are, different formulas, Sortino ratio, Sharpe ratio, Trenner ratio, information ratio. There are a lot of different ratios which are available, but one thing which is common in all of these ratios is the formula for all of these ratios, numerator में return रहता है, डिनोमिनेटर में वोलेटिलिटी या रिस्क रहता है। सो इसका ये मतलब है मेनली कि जो रेशोज़ है जितने बड़े हुए हो, जितने ज़्यादा हो, जितने हायर हो, हायर का मतलब है कि आपके रिटर्न्स ज़्यादा है, न्यूमरेटर ज़्यादा है,
और आपका डिनोमिनेटर विच इज़ रिस्क और वोलेटिलिटी कम है, तभी एक रेशो ज़्यादा होगा मैथमेटिकली, राइट। सो जब भी ये रेशोज़, सारे रेशोज़ जिसके भी ज़्यादा होंगे, विच मीन्स दैट इट्स अ गुड फंड जो कि अच्छे रिटर्न देता है और उसमें वोलेटिलिटी भी कम है और रिस्क भी थोड़ा सा कम लेता है। फॉर एग्जांपल, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास दो म्यूचुअल फंड है सेम कैटेगरी के, लार्ज कैप दो म्यूचुअल फंड्स हैं। एक म्यूचुअल फंड का रिटर्न मान लेते हैं 10% है, एक म्यूचुअल फंड का मान लेते हैं रिटर्न 11% है, राइट। ये जो रेशोज़ है, मान लेते हैं रेशो जो 10% वाले का है इज़ अबाउट लेट्स से 1.7, राइट, और जो 11% वाले का है, लेट्स से ये सारे रेशोज इज 0.8, राइट। आई विल पर्सनली प्रेफर द 10% वाला म्यूचुअल फंड, ऑल्दो 1% उसमें रिटर्न कम है, बट जो रिस्क है वो भी कम है और वोलेटिलिटी भी कम है, एज कम्पेयर टू 11% वाला फंड जहाँ पे रिटर्न में सिर्फ 1% का ही डिफरेंस है, पर रिस्क में, वोलेटिलिटी में काफ़ी डिफरेंस है, राइट। सो ऐसे हम बेसिकली रिस्क और वोलेटिलिटी देखते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड की। और ये जो सारे रेशोज़ हैं, आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। ये सारे रेशोज़ जो होते हैं, इनको रेशोज़ को और ये सब टेक्निकल्स को आपको एक कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स में ही देखना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक लार्ज कैप को स्मॉल कैप के रेशो से कंपेयर करें। सो एक कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में ही करना है और आपको सबके ये जो डेटा है इसका आपको एक मेक सेंस भी निकालना है। आपको यू हैव टू मेक सेंस ऑफ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स एज वेल। सो आई होप मैंने आपको ये सॉर्टिनो रेशो, शार्प रेशो, इन सब के बारे में कुछ वैल्यू ऐड किया होगा आपकी लाइफ में। मुझे ज़्यादा टेक्निकल वीडियो नहीं बनाना था, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया इनके, बट अगर आपको डिटेल्स में जाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर सारी रेशोज़ के फॉर्मूला सब कुछ लिख दूंगा अगर आपको देख रहे हैं उनको। तो पर्टिकुलर स्टॉक में अर्निंग पर शेयर क्या होता है और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोनों चीज़ें। सो रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स कि जो इक्विटी होल्डर्स हैं, जो मेन जिन्होंने इक्विटी होल्ड किया हुआ है, बी द प्रमोटर्स और द पब्लिक, जो भी इक्विटी होल्डर्स हैं उनका बेसिकली रिटर्न ऑन देयर इक्विटी क्या है, राइट। वेरी सिंपल। सो एक बिजनेस में आपका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा होना चाहिए, तभी और लोग उस बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर इज़ कि आपके जो टोटल कंपनी की अर्निंग है, राइट, उसको अगर आप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करें तो आपका एक शेयर पे कितनी अर्निंग आ रही है, राइट। अर्निंग पर शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एक्चुअली गिव्स अस अ क्लियर नंबर कि अर्निंग्स एक कंपनी की कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। और अगर वो अर्निंग पर शेयर इज़ गुड, let's say more than 20%, more than 25%, both on return on equity and earning per share, then that's a positive sign for picking a stock, right? पास्ट परफॉर्मेंस देख के कभी भी फंड्स मत लीजिएगा प्लीज़, मेरे आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये एक कॉमन मिस्टेक है जो सब करते हैं। आज का एक नंबर 1 परफॉर्मिंग फंड जो कि पिछले साल अच्छा रिटर्न दिया, जिस जो नंबर 1 है रिटर्न्स पे, आने वाले सालों में नंबर 1 रहेगा नहीं रहेगा वी डोंट नो। जनरली अगर आप ट्रेंड देखें, और कब आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं, जो भी नंबर 1 फंड होता है या नंबर 2 फंड्स होता है, वो ज़रूरी नहीं अगले एक साल में नंबर 1 या नंबर 2 पे ही रहे रैंकिंग वाइज। वो नीचे स्लाइड होता रहता है, या वो बहुत ही नीचे स्लाइड हो जाता है, या वो समवेयर इन द मिडिल रहता है। सो पास्ट परफॉर्मेंस देख के तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट मत करिए, राइट। आई होप आई एडेड सम वैल्यू टू योर लाइफ। अगर किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट करिए, बताइए हम किस पे वीडियो बनाएं, टॉपिक्स दीजिए, कुछ भी हम बात कर सकते हैं जो आपको जिस पे भी क्लैरिटी चाहिए। चीयर्स गाइस, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।